अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ मैं स्टार्टिंग से कहती आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हों। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करें, आगे शेयर किया करें अपने दोस्तों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ़ आरबीसीज़। प्रोडक्शन ऑफ़ आरबीसीज़ यानी कि जो गेस्ट सबसे पहले क्या आरबीसीज़ की प्रोडक्शन यानी कि आरबीसीज़ का बनना, फॉर्मेशन ऑफ़ आरबीसीज़। अब क्या होता है, जो हमारे पास गेस्टेशन होता है ना, अर्ली गेस्टेशन यानी कि थर्ड वीक, जब हमारी बॉडी के अंदर या फिर फीमेल बॉडी के अंदर बेबी बन रहा होता है ना, उस वक्त उस थर्ड वीक के अंदर ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन थर्ड वीक के अंदर जब यॉक सेक ही होता है ना, तो उसी वक्त जो है हमारे पास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मिडिल ट्राइमेस्टर के अंदर जो है ना आरबीसीज़ की प्रोडक्शन, अच्छा हाँ, मतलब थर्ड वीक के अंदर जो हमारे पास फीटस के अंदर, या फीटस भी नहीं होता उस वक्त, तो सिर्फ लेयर्स होती हैं, उन लेयर के अंदर जब आरबीसीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो वो यॉक सेक के अंदर होती है। मिडिल ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि जब 3 मंथ्स, जब लास्ट के मंथ्स चल रहे होते हैं 7, 8, 9 मंथ्स, तो उन मंथ्स के अंदर हमारे पास जो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन है वो लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड के अंदर होती है ना। मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन यानी कि 9th मंथ के अंदर हमारे पास ये जो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन है वो बोन मेरो के अंदर आ जाती है, बोन मेरो ऑफ बोन्स की, सही है, उनके अंदर हमारे पास आरबीसीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और आफ्टर बर्थ अप टू 5 ईयर ना वो बोन मेरो के अंदर ही रहती है। जब तक हमारी मतलब बेबी की बर्थ हो जाती है, उसके बाद वो 5 साल का हो जाता है, तब तक जो है उसकी बोन मेरो के अंदर ही उसकी बोन आरबीसीज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है। और 5 से लेकर 20 ईयर्स तक उसके अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन होती है ना, मेम्ब्रेनस बोन हमारे पास कहाँ होती है, स्कल बोन है, इसके अलावा जो हमारे पास सशेज़ वगैरह हैं, वो वाली जो बोन्स होती हैं, वो सारी की सारी बोन्स होती हैं, या प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमराई, हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है ना, ह्यूमरस बोन, वो हमारे पास कौन सी बोन होती है, वो हमारे पास ये बाइसेप वाली, जो हमारे बाइसेप के नीचे जो हमारी बोन होती है ना, वो हमारे पास होती है ह्यूमरस। उस बोन के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। उस बोन की भी प्रॉक्सिमल पार्ट में ना हमारे पास क्या हो रही थी, आरबीसीज़ की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा टिबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर हमारे पास आरबीसीज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है। और लेस देन 20 ईयर्स, सॉरी ग्रेटर देन 20 ईयर्स के बाद जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर होती है। ओनली मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, वर्टिब्रेई, स्टर्नम, रिब्स, ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ये हमारे पास होती है मेम्ब्रेनस बोन, जहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या हो रही होती है, आरबीसीज़ की प्रोडक्शन। अब और अच्छा, और बेसिकली बच्चों जो एरिथ्रोपोइसिस होती है उसी को हम आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कहते हैं ना, नॉर्मल आरबीसीज़ की प्रोडक्शन इन बोन मेरो उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। इसके अलावा जो है लाइफ स्पैन आपको पता होगा आरबीसीज़ का होता है 120 डेज़ के बाद जो है आरबीसीज़ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा जो न्यू आरबीसीज़ होते हैं उनका लाइफ स्पैन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मेन काज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो हाइपोक्सिया होता है। लाइक हाइपोक्सिया कंडीशन है जहाँ पर हमारे ब्लड टिश्यूज़ को, या फिर हमारे जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के, उन टिश्यूज़ को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती प्रॉपर्ली, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। और इस हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स होते हैं प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल्स ना। प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप के लीनेज दे रहे होते हैं। एक बना रहे होते हैं लिम्फॉइड स्टीम सेल्स, दूसरे बनाते हैं माइलॉइड स्टीम सेल्स। माइलॉइड स्टीम सेल्स, लिम्फॉइड स्टीम सेल्स जो होंगे वो वाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, वो एक सेपरेट चीज़ है। लिम्फॉइड में भी वाइट ब्लड सेल्स की भी 2 टाइप बनाएंगे, क्या नाम है, टी टाइप, टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे बी लिम्फोसाइट्स, वो बनाएंगे लिम्फॉइड स्टीम सेल्स। और जो दूसरे होते हैं हमारे पास होता है माइलॉइड स्टीम सेल्स। माइलॉइड स्टीम सेल्स बेसिकली इनका क्या काम होता है कि हमारे पास 2 टाइप की कॉलोनीज़ दे रहे होते हैं। एक होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स, जिसे हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट, सही है। एक होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्राइट, और दूसरा होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्यूलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स और मोनोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होता है, एक दूसरा होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। बेसिकली जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इज़ोनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। ये भी हमारे पास वाइट सेल्स की टाइप है, लेकिन इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ अमाउंट में, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। और ये माइलॉइड स्टीम सेल्स से ही मतलब ड्राइव हो रहे होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होते हैं, ये मूव टूवर्ड टिश्यूज़ कॉल्ड मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो आगे अगर ब्लड टिश्यूज़ के ब्लड से निकलकर टिश्यूज़ के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये अपने आप को मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जो 1 से लेकर 2 माइक्रोन तक उनका साइज़ होता है। ओके,
ये चीज़ थी। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉलोनी फार्मिंग इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कॉलोनी फार्मिंग इरिथ्रोसाइट है। इससे हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनाता है EFU इरिथ्रोसाइट, और दूसरा बनाता है EFU मेगा कैरियोपोइसिस। सही है, मतलब हमारे पास जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट और मेगा कैरियोसाइट होता है ना, ये दो टाइप की और कॉलोनीज़ बना रहा होता है। एक जो जा रही होती है इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन के लिए, जो दूसरी जा रही होती है वो हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स फॉर्मेशन के लिए। मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स होते हैं ना। मेगा कैरियोसाइट जब हमारे पास बोन मेरो के अंदर आते हैं तो वो डिफरेंट हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह होते हैं या उनकी वॉल्स वगैरह के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं और ये क्या बना लेते हैं, प्लेटलेट्स बना लेते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रोसाइट कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स इज़ अबाउट 20 माइक्रोन लार्ज। ये हमारे पास 20 माइक्रोन लार्ज होते हैं। और इसके अलावा RBCs जो होते हैं वो टोटल हमारे पास 7 to 8 माइक्रोन लार्ज होते हैं, यानी कि 20 माइक्रोन से हमें 7 to 8 माइक्रोन तक इसका साइज़ को लेकर आना है ड्यूरिंग डेवलपमेंट या ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है। क्या नाम है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट जो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये हमारे पास इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है और इसके अंदर फाइन क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है ना, फाइन क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये दिख रहा है फाइन क्रोमेटिन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर फाइन क्रोमेटिन प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं। इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या नाम है, बेजोफिलिक होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास क्या होता है, बेजोफिलिक, यानी कि ब्लू इन कलर। बेजो से ब्लू याद कर लो, बी से ब्लू, बी से बेजो, तो बेजोफिलिक in नेचर होता है। उसके अलावा जो ये हमारे पास बेजोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट है, यहाँ पर ये आ गया बेजोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट होता है। अब ये बेजोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, लोड्स ऑफ, पहले ही हमारे पास इसमें होता है क्या, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट ही कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें बेजोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दें। तो राइबोसोम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी सिंथेसिस और मतलब जब राइबोसोम की सिंथेसिस हो रही होती है तो इसके साइटोप्लाज्म का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोम प्रेजेंट हैं जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। सही है। और इसका जो ये मतलब लिटिल बिट इसके अंदर जो बीच में है ये हीमाटोक्रोमेटिन है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो है ये कंडेंस्ड हो जाता है ना थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ये कंडेंस्ड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास होता है पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं बेसिकली, इसलिए इसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। इसके अंदर जगह जगह पर हमारे पास हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, इसलिए इसे कहते हैं हीमाटोक्रोमेटिन। इसके अलावा जो चौथा होता है वो इसके बाद ये जो पॉलीक्रोमेटिन है ना, इसके अंदर हमारे पास इज़िनोफिल प्रिकर्सर होता है, हाईली इज़िनोफिलिक प्रिकर्सर होता है। इसके बाद बनता है ऑर्थोक्रोमेटिन। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रोमेटिन आ जाता है। इसके अलावा जो इसका नेटवर्क होता है न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, और जो है कंडेंस्ड होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। सही है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, पाइक्नोटिक डिजनरेशन कर लेगा, और ना कैरियोलाइसिस कर लेगा या कैरियोलाइसिस वगैरह करके अपने आप को डिजनरेट कर लेगा। कौन, न्यूक्लियस, मतलब अपने आप को तोड़ लेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा, और इसके बाद क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन बच जाएगा आसपास, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन बच जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, रेटिक्यूलोसाइट्स। ये जो हमारे पास आखिरी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेटिक्यूलोसाइट्स बन जाएगा। ये सेल का जो न्यूक्लियस है ये कंडेंस होने के बाद इसकी कैरियोलाइसिस हो गई, ये ब्रेक डाउन हो गया। सही है। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्थोक्रोमेटिक, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक को नॉर्मोसाइट भी कहते हैं। और इसके बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेटिक्यूलोसाइट के अंदर। रेटिक्यूलोसाइट जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लू कलर का होता है विदाउट न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और इसके अलावा RBCs अपेयर्स इन सर्कुलेशन, ये जो है पहला RBCs होता है ना, लाइक जो अपेयर होता है सर्कुलेशन के अंदर। बल्कि RBCs की ये फॉर्म जो है ना रेटिक्यूलोसाइट्स, ये हमारे पास अपेयर होना स्टार्ट कर जाती है किसके अंदर, बोन मेरो से निकल कर कहाँ पर, ब्लड के अंदर। ओके,
अब मैचुरेशन किस तरीके से होती है, मैचुरेशन के अंदर इनका जो साइज़ होता है ना वो डिक्रीज़ होता है ना, साइज़ स्मॉल हो जाता है। मैंने बताया था पहले कि ये 20 माइक्रोन से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 7 to 8 माइक्रोन्स के अंदर। तो ये इसका साइज़ डिक्रीज़ होता है और साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस है ना वो ओपन न्यूक्लियस होता है। पहले स्टार्टिंग में हमने देखा ओपन न्यूक्लियस होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिमूव हो जाता है ना, कहाँ पर आने के बाद ऑर्थोक्रोमेटिन में आकर कैरियोलाइसिस होती है जिसकी वजह से रिमूव हो जाता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसका, वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिक इसकी ये स्ट्रक्चर क्या नाम है, यही इसका प्रोसीजर होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स जो है ना, ये रेटिकुलर साइट्स जो हैं जब ब्लड में आ जाएंगे तो ये अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स यानी कि न्यूली फॉर्म आरबीसी, और ये रेटिकुलर नेटवर्क रिमूव हो जाएगा। इसके अंदर जो रेटिकुलर नेटवर्क है ये रिमूव हो जाएगा, इसका जो साइज़ है वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कहाँ तक पहुँच जाएगा, 7 to 8 माइक्रोन्स तक। स्मॉल होने के साथ साथ इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वो भी स्टॉप हो जाएगी। आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होती है, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके पास ना न्यूक्लियस होता है ना उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। इस वजह से इन ब्लड 1 to 2% ऑफ रेटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट। अगर हम कभी भी ब्लड का सैंपल चेक करते हैं तो उस ब्लड के सैंपल के अंदर हमेशा हमारे पास 1 से लेकर 2% तक रेटिकुलर साइट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और रेटिकुलर साइट्स जो होते हैं वो अगर ज़्यादा होंगे तो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो है वो बोन मेरो में ज़्यादा हो रही है। और अगर रेटिकुलर साइट्स की कंसनट्रेशन बहुत कम है, यानी कि वो हैं ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, वो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारा बोन मेरो डिफेक्टिव हो गया, भाई बोन मेरो के अंदर कोई मसला आ गया है, आरबीसीज़ ही नहीं बन रहे, तो हमारे पास रेटिकुलर साइट्स नहीं बन रहे जो हमें उसमें ब्लड में नज़र नहीं आ रहे। हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, क्योंकि हमारे पास रेटिकुलर साइट्स नहीं बन पाए। अब टोटल इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस टेक्स द 1 वीक अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। अगर हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि हमारी किडनीज़ रिलीज़ कर रही होती है ना, और वो किडनीज़ रिलीज़ करती हैं इरिथ्रोपोइटिन। यहाँ पर ये देखेंगे आपको इसमें चार्ट जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नज़र आ रही होंगी जो आप खुद से जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे, हम इरिथ्रोपोइटिन की बात करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन एक किस्म का हमारे पास हार्मोन है जो कि कौन रिलीज़ करता है, जो हमारी किडनीज़ रिलीज़ करवा रही होती हैं। और किडनीज़ जब रिलीज़ करवा रही होती हैं जब किडनी के अंदर हाइपोक्सिया होता है, किडनी के अंदर हाइपोक्सिया फील होता है तो किडनी क्या करना स्टार्ट कर देती है, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। इरिथ्रोपोइटिन जो है ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हुए बोन मेरो के पास जाएगा और उसको कहेगा कि बराए मेहरबानी हमारे लिए आरबीसीज़ बनाए, आरबीसीज़ कम हो गया, भाई हाइपोक्सिया चल रहा है ना ऑर्गन्स के अंदर। तो इस वजह से फिर जो बोन मेरो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्टिवेट करेगा और 1 वीक के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो आरबीसीज़ प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा देगा, अगर इरिथ्रोपोइटिन उसको प्रॉपर्ली आकर स्टिमुलेट करता रहे। ओके, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मैंने बताया किडनी से रिलीज़ होता है, ब्लड में आता है। इसके अलावा वो बोन मेरो को जाके एक्टिवेट कर रहा होता है। इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है स्पेशल कैपिलरीज से, जिन्हें कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सही है, स्पेशल कैपिलरीज से रिलीज़ हो रहा होता है जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर किडनीज़ के अंदर। हैविंग कैपेबिलिटी टू सेंस ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड एंड लो ऑक्सीजन जब होगा यानी कि हाइपोक्सिया होगा तब वो दिखेगा। और इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से रिलीज़ होने के बाद वो क्या करेगा, जाकर बोन मेरो को एक्ट करेगा और सब कुछ होगा। और ये सारा का सारा इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज़ भी जो होता है ना वो बेसिकली इंड्यूसर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इंड्यूसर फैक्टर हमारे पास कहता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अगर विटामिन B12 प्रॉपर है और फॉलिक एसिड भी प्रॉपर है तो जाकर इरिथ्रोपोइटिन जो है इनको भी एक्टिवेट करवा रहा होगा और या इनकी रीएब्जॉर्प्शन भी करवा रहा होगा, तो जाकर हमारे पास आरबीसीज़ की प्रोडक्शन होती है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसीज़ के अंदर हमने इसके साइज़ वगैरह को हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अब आरबीसीज़ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मैंने बताया था, थिक मेम्ब्रेन होती है, पाई कॉन्केव डिस्क शेप होती है। इसका सरफेस एरिया जो है वो इसका सरफेस एरिया जो है वो एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी रखता है ताकि ईजीली जो है ना ग्लूकोज और क्या नाम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज हो सके। सही है, यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे स्पेक्ट्रिन होता है, यहाँ पर ये दिख रहा है, और ये ग्लाइकोपोरिन्स होता है और यूकाइरिन होता है। ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखने में हेल्प कर रहे होते हैं ताकि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर ना हो सके, और जो कैपिलरीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर्स में से जो कैपिलरीज़ बहुत बारीक बारीक होती हैं वहाँ से भी बिल्कुल ईजीली ये जो है वहाँ से मूव ऑन कर सकें। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें। थैंक यू सो मच।